दोस्तों, बॉलीवुड पोल खोल के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और भाई साहब, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और करना चाहते हो, आपको ऐसा लगता है कि भाई मैं आपके लिए बहुत अच्छे वीडियोस बनाता हूं, तो कर लीजिए। सिर्फ 500 कम रह गए हैं 1.3 मिलियन होने में। तो अगर आप आज 1.3 मिलियन करा दोगे तो भाई साहब मजा आ जाएगा, कसम से खुश हो जाऊंगा मैं। मेरा हर एक वीडियो देखने के बाद आप में से बहुत सारे लोग कमेंट्स करते हैं। कोई कहता है कि भाई आज कुर्सी अच्छी नहीं है, कोई कहता है कि भाई आज बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, कोई कहता है आज लाइटिंग अच्छी नहीं है, कोई कहता है आज साउंड अच्छी नहीं है। दोस्तों, ऐसा है कि मैं एक ही जगह पर तो होता नहीं हूं। आज कहीं हूं, कल कहीं हूं, परसों कहीं और हूं। तो जाहिर सी बात है, ये तो पॉसिबल नहीं है कि हर जगह बैकग्राउंड बनाया जाए, हर जगह स्टूडियो बनाया जाए, हर जगह लाइटिंग की जाए। तो एक्चुअली ऐसे ही घूमते फिरते मैं कहीं वीडियो बनाता हूं, जहां मुझे टाइम मिल जाता है मैं वीडियो बना देता हूं। तो जाहिर सी बात है, कभी लाइट ठीक नहीं होगी, कभी साउंड ठीक नहीं होगा, कभी बैकग्राउंड अच्छा नहीं होगा, कभी कुर्सी अच्छी नहीं होगी, लेकिन मैं इसमें कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि ये सारी चीजें परफेक्ट होती है सिर्फ स्टूडियो में। और स्टूडियो में मैं वीडियो नहीं बना रहा हूं। और स्टूडियो में वही आदमी वीडियो बना सकता है जो एक जगह परमानेंट रहता हो। जब मैं मुंबई में रहता था, उस वक्त मैं अपने घर पर ही होता था, तो जाहिर सी बात है ज्यादा वीडियो एक ही बैकग्राउंड के साथ होते थे। अभी मेरा ऐसा मूड है कि 1-2 साल में घूमता रहूं यहां वहां, तो मुझे खुद भी पता नहीं होता कि अगला वीडियो में कहां शूट करूंगा। तो मेरे वीडियो में जो भी गलतियां होती हैं उनके लिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं, लेकिन उन गलतियों का मैं कुछ कर नहीं सकता, मैं मजबूर हूं उसमें। मैंने अपने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि एक वक्त वो था जब सुभाष घई साहब बहुत बड़े डायरेक्टर थे, बहुत बड़े निर्माता थे, शोमैन उनको कहा जाता था, और बॉलीवुड का हर एक्टर उनके साथ काम किया करता था। वो बहुत बड़ी बड़ी फिल्में बनाया करते थे। अब तकरीबन 80 साल के हो गए हैं, करियर खत्म हो गया है, पिछले 15 साल से कोई फिल्म बनाई नहीं है। तो जाहिर सी बात है, बुढ़ापे में बेचारे बहुत ज्यादा परेशान है। तो आज की तारीख में वो दिन रात बॉलीवुड वालों को ज्ञान दिया करते हैं, खुद कुछ करते नहीं है। सैयारा तू तो बदला नहीं है, ये फिल्म बहुत बड़ी हिट हो गई है। तो इसको लेकर आज की तारीख में हर कोई ज्ञान दे रहा है। अब सुभाष घई ने भी ज्ञान दिया है। सुभाष घई ने बॉलीवुड वालों से कहा है कि देखो, ऐसी फिल्में बनाओ, नए लड़के लड़की को लेकर फिल्म बनाओ, जो ये नॉन एक्टर्स हैं इनके साथ आप फिल्में मत बनाओ, इनको करोड़ों रुपए मत बांटो। अब मैं घई साहब से ये कहना चाहता हूं कि भाई साहब, आपका भी स्टूडियो है, आपकी भी कंपनी है, आपके पास पैसों की भी कोई कमी नहीं है। हफ्ते में 2-3 बार आप घर पर पार्टी करते हो, वहां 20-30 लड़कियों को बुलाते हो और उन लड़कियों को आप ज्ञान देते हो, आप बताते हो कि कौन कैसे माधुरी दीक्षित बन सकती है, कौन कैसे कैटरीना बन सकती है, कौन कैसे ऐश्वर्या बन सकती है। तो जब आप इतने बड़े ज्ञानी हैं, आपके पास ज्ञान का इतना भंडार है, तो भाई साहब आप भी नए लड़के लड़की को लेकर फिल्म क्यों नहीं बनाते? आपको याद ही होगा, आपने 2 फिल्में बनाई थी नए लड़के लड़कियों को लेकर, और उन दोनों फिल्मों को एक टिकट में दिखाया था। तब भी कुत्ता भी देखने नहीं गया था उन फिल्मों को, याद है ना? उन फिल्मों को बनाकर आपने तकरीबन 20-25 करोड़ रुपए का नुकसान किया था। तो घई साहब, मेरा ऐसा मानना है कि या तो आप चुप होकर अपने घर बैठ जाइए, ज्ञान देना बंद कर दीजिए, क्योंकि बॉलीवुड में ऐसा कोई भी आदमी नहीं है जिसको आपके ज्ञान की जरूरत है। और अगर आप इतने बड़े ज्ञानी हैं, आपके पास ज्ञान का इतना भंडार है, तो आप नए लड़के लड़की को लेकर खुद एक फिल्म बनाइए और दुनिया को दिखाइए कि आपने ये ब्लॉकबस्टर फिल्म बना दी है, जो आप कर नहीं सकते, आपकी औकात नहीं है। तो मेरे ख्याल में चुप ही रहिए, बढ़िया है। देखो, आप में से बहुत सारे लोग ये कहते रहते हैं कि मुझे इस फिल्म के पैसे मिल गए, इस फिल्म के पैसे नहीं मिले, इसको मैं सपोर्ट कर रहा हूं, इसको मैं अपोज कर रहा हूं। लेकिन मैं ऐसा कुछ भी नहीं करता। अच्छी फिल्म को अच्छी कहता हूं, बुरी फिल्म को बुरी कहता हूं। जब तक फिल्म सैयारा रिलीज नहीं हुई थी, मैं प्रेडिक्शन कर रहा था कि फिल्म नहीं चलेगी, लेकिन फिल्म को देखने के बाद जब मैंने रिव्यू दिया तो मैंने कहा कि भाई ये फिल्म चलेगी, क्योंकि ये यंग जनरेशन के लिए बनाई गई है। उस फिल्म की जो भी एडवांस बुकिंग हो रही थी, जो भी बिजनेस हो रहा था, मैं वही बता रहा था। और आप में से बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे थे, ये कह रहे थे कि मुझे YRF वालों ने पैसे दे दिए हैं, मैं तो मोहित सूरी को सपोर्ट कर रहा हूं क्योंकि मैंने उसकी फिल्म एक विलन में काम किया था, वगैरह वगैरह। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। एक तरफ जहां आप ये कह रहे थे
कि मैं वायरफ को सपोर्ट कर रहा हूं, मोहित को सपोर्ट कर रहा हूं, वहीं मोहित को मेरी सारी बातें बुरी लग रही थी। शायद मेरा रिव्यू भी उसको पसंद नहीं आया। जब मैंने ये ट्वीट किया कि फिल्म सैयारा एक कोरियन फिल्म की फ्रेम टू फ्रेम कॉपी है, तो वो बात मोहित को बिल्कुल पसंद नहीं आई। मोहित ने मुझे ट्विटर पर ब्लॉक कर दिया। हालांकि उसको नहीं ऐसा करना चाहिए था। भाई, अगर आपने एक फिल्म की कॉपी की है तो वो तो आपको सुनना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि उस फिल्म को आपकी ओरिजिनल फिल्म मान लिया जाएगा। और यह भी पूरी दुनिया जानती है, पूरा बॉलीवुड जानता है कि आप हर फिल्म को किसी ना किसी कोरियन फिल्म की कॉपी करके ही बनाते हैं। तो इससे तो आप पीछा छुड़ा नहीं सकते। जब आप ये करते हो तो फिर आपको वो बात सुननी भी पड़ेगी। अगर आपको वो बात बुरी लगती है तो कॉपी करना बंद कर दीजिए। कॉपी करना बंद आप कर नहीं सकते, क्योंकि ओरिजिनल फिल्म आपको बनानी आती नहीं है। आपको सिर्फ एक ही काम आता है, कॉपी करना। और मैं फिर से कहता हूं कि नकल को भी अकल चाहिए। आप बहुत अच्छी नकल करते हो, इसमें कोई डाउट नहीं है। और मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि आपने किस फिल्म को कहां से कॉपी किया है। अगर आपकी फिल्म हिट है तो हिट है, फ्लॉप है तो फ्लॉप है, बात खत्म। और जब मोहित ने मुझे ब्लॉक कर दिया तो फिर मैंने उसकी मां बहन की, जाहिर सी बात है करनी ही थी, क्योंकि मुझे गुस्सा आया, क्योंकि मैंने कुछ झूठ तो बोला नहीं था। भाई, अगर मैंने कुछ झूठ बोला है, आपके बारे में कुछ गलत कहा है, तो ठीक है, आप बुरा मानिए, आप ब्लॉक कीजिए। लेकिन अगर मैंने एक सच्ची बात की है और उसको सुन के आप ब्लॉक करोगे तो जाहिर सी बात है वो बात मुझे पसंद नहीं आएगी। लेकिन मोहित और मेरे बीच में ये सब होने के बावजूद भी ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि मैं सैयारा को खराब फिल्म कहूंगा, सैयारा को फ्लॉप फिल्म कहूंगा, या मैं कहूंगा कि सैयारा का बिजनेस हो ही नहीं रहा है। जो सच्चाई है वो तो सच्चाई है। सैयारा ब्लॉकबस्टर हो चुकी है, सैयारा बहुत बड़ा बिजनेस कर रही है, सैयारा लोगों को पसंद आ रही है। तो मैं पहले भी सच बोल रहा था और आज भी सच बोल रहा हूं, भले ही मोहित से मेरी कितनी भी तू मैं हो गई हो। क्योंकि मुझे इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि किसी फिल्म को मेरे दोस्त ने बनाया है या दुश्मन ने बनाया है। फिल्म अच्छी होगी तो अच्छी कहूंगा, बुरी होगी तो बुरी कहूंगा। बुढ़ऊ की फिल्म बैटल ऑफ गलवान जिस दिन से अनाउंस हुई है, मैं उस दिन से कहता आ रहा हूं कि इस फिल्म का चलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। यह फिल्म सुपर डुपर डिसास्टर होगी। और मैं आप लोगों को यह बता दूं कि जिस दिन फिल्म सिकंदर का ऐलान हुआ था, मैंने उसी दिन कहा था कि इस फिल्म को नहीं बनाना चाहिए, यह फिल्म सुपर फ्लॉप होगी। उससे पहले बुढ़ऊ ने फिल्म बनाई थी किसी का भाई किसी की जान। जिस दिन उस फिल्म का ऐलान हुआ था, मैंने कहा था कि इस फिल्म को नहीं बनाना चाहिए, यह फिल्म सुपर फ्लॉप होगी। और वही हुआ। कहने का मतलब यह है कि जिस दिन किसी फिल्म का ऐलान होता है, अगर मैं उसी दिन कह रहा हूं कि इस फिल्म को नहीं बनाना चाहिए, इस फिल्म का फ्लॉप होना तय है, तो वो फिल्म सुपर डुपर डिसास्टर ही होगी, वो फिल्म चल नहीं सकती। तो मेरे ख्याल में बुढ़ऊ फिर से एक बहुत बड़ी गलती कर रहा है। जब मैं कह रहा हूं कि बैटल ऑफ गलवान नहीं चल सकती, ये फिल्म सुपर डुपर डिसास्टर होगी, तो सुपर डुपर डिसास्टर ही होगी। लेकिन इसके बावजूद भी बुढ़ऊ इस फिल्म को बना रहा है। बुढ़ऊ ने इस फिल्म की शूटिंग चालू कर दी है। और जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि बुढ़ऊ गलवान घाटी में मैक्सिमम 20% फिल्म को शूट करेगा, बाकी फिल्म को मुंबई के एक स्टूडियो में शूट किया जाएगा और वीएफएक्स से पूरी फिल्म को तैयार किया जाएगा। लेकिन मैं अभी से कह सकता हूं कि इस फिल्म का सुपर डुपर डिसास्टर होना तय है, गारंटी है। यह बुढ़ऊ की 11वीं फिल्म होगी लाइन से सुपर डुपर डिसास्टर। कुछ दिनों पहले ही संजय कपूर की बेटी शनाया कपूर की फिल्म रिलीज हुई थी, जिसका नाम था आंखों की बकचोदियां। फिल्म सुपर डुपर डिसास्टर रही थी, लेकिन क्योंकि ये लड़की नेपो किड है तो इसको फिल्में मिलती रहेगी। अर्जुन कपूर जो लाइन से 10 फिल्में सुपर डुपर डिसास्टर दे चुका है, जो बॉलीवुड के 500 करोड़ रुपए बर्बाद कर चुका है, उसको भी आज तक फिल्में मिल रही है। तो जाहिर सी बात है शनाया को क्यों नहीं मिलेगी। तो आनंद एल रॉय एक फिल्म प्रोड्यूस कर रहा है जिसका नाम है तू या मैं। उस फिल्म में शनाया कपूर को हीरोइन लिया गया है। इस फिल्म में एक नए लड़के को भी लॉन्च किया जा रहा है जिसका नाम है आदर्श, और इस फिल्म का डायरेक्टर है विजय नाम्बियर। ये बहुत ही वाहियात किस्म का डायरेक्टर है, बहुत ही घटिया किस्म का डायरेक्टर है। आज तक जितनी फिल्में भी इस भाई ने बनाई है, सब की सब सुपर डुपर डिसास्टर रही है। इसकी फिल्म कब लगी कब उतर गई कुत्ते को भी नहीं पता है। लेकिन क्योंकि नए लड़के नई लड़की की फिल्म सैयारा बहुत बड़ी हिट हो चुकी है, और जो बॉलीवुड वाले हैं वो भेड़ चाल में यकीन रखते हैं, तो अब बहुत सारे बॉलीवुड वाले नए लड़के लड़की को लेकर फिल्में बनाएंगे। उन्हीं में से एक फिल्म यह है। लेकिन मैं ये बात बहुत ही गारंटी के साथ कह सकता हूं कि बड़ी मुश्किल से ही कोई फिल्म चलेगी, क्योंकि बॉलीवुड में हर 5-6 साल के बाद एक ऐसी फिल्म आती है जैसे कि सैयारा आई है। हर दूसरे साल ऐसी फिल्म नहीं आती। निर्माता भूषण कुमार एक फिल्म बना रहा है जिसका नाम वो आशिकी 3 रखना चाहता था लेकिन नहीं रख सकता। उस फिल्म का हीरो है कार्तिक आर्यन,
और उस फिल्म में हीरोइन लिया गया था 24 आवर मिठाई बांटने वाली तृप्ति डिमरी को। लेकिन शूटिंग शुरू होने से कुछ दिनों पहले ही तृप्ति को उस फिल्म से निकाल दिया गया था। तेलुगु फिल्मों की एक्ट्रेस श्रीलीला को उस फिल्म में ले लिया गया था और यही वजह है कि तृप्ति कार्तिक से बहुत ज्यादा नाराज है, क्योंकि शायद तृप्ति को ऐसा लगता है कि कार्तिक की वजह से ही उसको फिल्म से निकाला गया है। कार्तिक उसके साथ फिल्म नहीं करना चाहता था। अब ये सच है या झूठ है ये तो मैं नहीं कह सकता। इस बात का तो या तो कार्तिक को पता है, या तो डायरेक्टर को पता है, या तो तृप्ति को पता है। लेकिन तृप्ति का एक ऑफिशियल बॉयफ्रेंड है जिसका नाम है सैम मर्चेंट। ये बंदा कौन है मुझे तो नहीं पता, ये क्या करता है मुझे ये भी नहीं पता। कोई लुक्खा ही होगा, जाहिर सी बात है, तृप्ति का बॉयफ्रेंड है तो लुक्खे के अलावा और क्या हो सकता है। और जिस तरह से कार्तिक की वो फिल्म एक लव स्टोरी है, वैसे ही सैयारा भी एक लव स्टोरी है और सैयारा बहुत बड़ी हिट हो चुकी है। तो सोशल मीडिया पर किसी ने कहा कि सैयारा में आहान पांडे का लुक बहुत अच्छा है और कार्तिक का उस फिल्म में लुक बहुत खराब है, कार्तिक एकदम भिखारी लग रहा है। और उस पोस्ट पर कमेंट किया तृप्ति के बॉयफ्रेंड सैम मर्चेंट ने हा हा करके, यानी कि कार्तिक का मजाक बनाया। अबे लुक्खे, पहले तू अपनी औकात देख ले कि तू कौन है, तेरी क्या औकात है कार्तिक के सामने बेटा, तू कौन है। कुछ लोग तुझे किस वजह से जानते हैं कि तू 24 आवर मिठाई बांटने वाली तृप्ति का बॉयफ्रेंड है, इससे ज्यादा तेरी कोई औकात नहीं है। तो बेटा औकात में रह, कार्तिक का मजाक बाद में बनाना, पहले उसके नौकर के बराबर अपनी औकात बना ले। समझ गया कि नहीं समझ गया? कसम रावण की मजा आ गया है। मैं आमिर खान को किसी रावण से कम नहीं समझता, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा झूठा है, बहुत बड़ा झूठा है। और रावण की तरह इसको भी हर लड़की पसंद आ जाती है, किसी भी लड़की को दिल दे बैठता है, किसी भी लड़की के पैरों में जा पड़ता है और किसी भी लड़की को यह कहने लगता है कि मैं तेरे बिना जी ही नहीं सकता। इसने अपनी एक लग्जरी कार बेंगलोर में किसी आदमी को बेची थी और तकरीबन 2-3 साल से बेंगलोर के उस आदमी ने उस कार का रजिस्ट्रेशन मुंबई से हटाकर कर्नाटका का नहीं कराया। कर्नाटका में 1 साल से ज्यादा महाराष्ट्र रजिस्ट्रेशन के साथ गाड़ी चलाना जुर्म है, इल्लीगल है। तो अब टिंगू भाई आमिर खान पर कर्नाटका सरकार ने 25 लाख का जुर्माना लगा दिया है। टिंगू भाई से कहा है कि भाई साहब आपकी गाड़ी कर्नाटका में चल रही है 3 साल से, जबकि आपकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन मुंबई का है, यानी कि महाराष्ट्र का है, तो ये एक इल्लीगल काम है, 25 लाख जुर्माना भरिए। जाहिर सी बात है टिंगू तो जुर्माना नहीं भरेगा, भरेगा तो बेंगलोर का आदमी जिसने गाड़ी खरीदी थी। लेकिन बदनाम टिंगू भाई हो रहा है, टिंगू भाई के नाम पर ही सारी पर्चियां फट रही है। फिल्म सैयारा हिट हो गई है, उसका हीरो आंड पांडे बहुत फेमस हो गया है और जाहिर सी बात है जो पांडे फैमिली है वो भी फूली नहीं समा रही है, क्योंकि पांडे फैमिली को ये लग रहा है कि उनकी फैमिली में एक सुपरस्टार आ गया है, एक सुपरस्टार पैदा हो गया है। साला क्या क्या देखना पड़ेगा, ऊपर वाले ने किस गोले पे भेज दिया, ऐसे ऐसे चूतियों को देखना पड़ रहा है। मैं तो कहता हूं ऊपर वाले आप मेरे को मार्स या जुपिटर पे भेजते यार, इस गोले पे नहीं भेजना था, ऐसे ऐसे छूतिए मुझसे नहीं देखे जाते यार। तो अब महाफ्लॉप जोकर चंकी पांडे ने एक पोस्ट किया और कहा कि बॉलीवुड का जब भी नाम लिया जाता है तो कपूर्स की बात होती है, खान्स की बात होती है, लेकिन अब आने वाले वक्त में पांडे फैमिली की बात होगी, कपूर्स एंड खान्स के साथ पांडे का भी नाम आएगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता भाई साहब, लुखे भाई साहब, ऐसा कभी नहीं होगा, यह सिर्फ तेरे सपने में होगा। पांडे पहले भी चूतिया थे, आज भी चूतिया हैं, आगे भी चूतिया ही रहेंगे, मैं ब्लैंक पेपर पर लिखकर दे सकता हूं। भाई साहब यह फिल्म इस आंड पांडे की पहली और आखिरी फिल्म है, इसके बाद जितनी भी फिल्में आएंगी वो सब डिसास्टर होंगी। आपका यह आंड पांडे अर्जुन कपूर से बड़ा सुपरस्टार कभी बन नहीं सकता, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, लिख कर रख ले बेटा। बॉलीवुड में हर आदमी ज्ञान का भंडार है, हर आदमी औरों को ज्ञान देता है, खुद भले ही कुछ करे या ना करे। एक लड़की है वानी कपूर, अब वानी कपूर भी बॉलीवुड की लड़कियों को ज्ञान दे रही है। बताओ साला क्या ही बोलेंगे, अब बताओ, मतलब ये भी देखना पड़ेगा। हद हो गए ऊपर वाले, ये सब नहीं देखा जाता, उठा ले। अब वानी कपूर भी ज्ञान देगी लड़कियों को यार, मतलब कुछ भी हो रहा है भाई साहब। वानी कपूर ने कहा है कि जितनी भी लड़कियां हैं उनको सर्जरी नहीं करानी चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। मुझे बहुत सारे निर्माताओं ने कहा था कि तू अपना वजन बढ़ा ले, तू अपना रंग गोरा कर ले, तू ये सर्जरी करा ले, वो सर्जरी करा ले, लेकिन मैंने कभी भी कोई सर्जरी नहीं कराई।
बताओ, आप मुझे बताओ, आप खुद सोच करके बताओ, इससे बड़ा झूठ दुनिया में कोई दूसरा हो सकता है क्या? इस लड़की को एक फिल्म में लॉन्च किया गया था जिसका नाम था शुद्ध देसी रोमांस, और उसका हीरो था सुशांत सिंह राजपूत। ये बहुत ही सुंदर लड़की थी उसमें। उस फिल्म के रिलीज होने के बाद उस वक्त के इसके बॉयफ्रेंड आदि चोपड़ा ने इसको सजेस्ट किया कि ये सर्जरी करा, वो करा, ये करा, और इस लड़की ने आदि के कहने से सर्जरी कराई। और जब इसकी अगली फिल्म आई तो पब्लिक देखकर हैरान हो गई, उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये लड़की है या लड़का है। आप मुझे बताइए, वो लड़की आज लड़कियों को ज्ञान दे रही है कि उनको कोई भी सर्जरी नहीं करानी चाहिए, उनको ओरिजिनल रहना चाहिए। मतलब क्या ही हो रहा है, क्या ही बोलेंगे साला। किसी जमाने में बॉलीवुड में एक हीरोइन हुआ करती थी सेलिना जेटली। इस लड़की ने कुछ फिल्में की थी लेकिन सभी फिल्में फ्लॉप थी। इस लड़की को लॉन्च किया था उस वक्त के बॉलीवुड के सबसे बड़े खान फिरोज खान साहब ने। ये मैं आप लोगों को बता ही चुका हूं कि जो लड़की हीरोइन बन चुकी वो मरते दम तक हीरोइन बनी रहना चाहती है, तो जाहिर सी बात है ये भी कोई ना कोई इंटरव्यू देती रहती है, न्यूज में बनी रहती है। अब इसने एक इंटरव्यू दिया है कि इसके जीवन की सबसे बड़ी गलती वो थी जब इसने एक फिल्म इमरान हाशमी के साथ की थी। वो इतना बड़ा लुक्खा है कि उसके साथ ही फिल्म करके इस लड़की का करियर खत्म हो गया था। वो फिल्म सुपर डुपर डिजास्टर हो गई थी। मैं सेलिना की इस बात से पूरी तरह इत्तेफाक रखता हूं। ये लुक्खा इमरान हाशमी ना कभी पहले स्टार था, ना आज स्टार है, और ना ही जीवन में कभी स्टार बनेगा। पिछले 20 साल में जितनी फिल्में भी इसने की है सब की सब सुपर डुपर डिजास्टर हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये भी अपने आप को एक्टर मानता है और बॉलीवुड वाले भी इसको एक्टर मानते हैं। बॉलीवुड वाले भी इसके साथ कोई ना कोई फिल्म बनाते रहते हैं, फ्लॉप होती रहती है, बॉलीवुड वाले बनाते रहेंगे, क्योंकि जो बॉलीवुड के निर्माता हैं वो इतने डेस्परेट हैं भाई साहब, इतने डेस्परेट हैं कि कुछ भी हो जाए उनको फिल्म बनानी है बस। आप तो जानते हैं कि सैफ अली खान की तकरीबन 15,000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी सरकार ने जब्त कर ली है, तो जाहिर सी बात है बेचारा बहुत परेशान है। लड़के की भी लॉन्चिंग ऐसे नहीं हुई जैसे आहान पांडे की हुई है। बेचारे को छोटी छोटी वेब सीरीज करनी पड़ रही है, ओटीटी फिल्में करनी पड़ रही है। सैफ अली खुद भी कभी बहुत बड़ा स्टार नहीं बन सका जैसे कि आमिर खान या शाहरुख खान, तो यही वजह है कि उस बेचारे को साइड रोल मिलते हैं या छोटी फिल्में मिलती है। तो अब सैफ ने बहुत ही परेशान होते हुए, दुखी होते हुए कहा है कि ये बॉलीवुड ऐसी जगह है जहां आपको एक दिन पता चलता है कि आपका कोई भी दोस्त नहीं है। मैं सैफ अली की इस बात से बिल्कुल ही नाइत्तेफाक हूं, 100% मैं एग्री नहीं हूं, क्योंकि हकीकत यह है कि बॉलीवुड में हर आदमी को यह पता है कि यहां कोई किसी का दोस्त नहीं है, बुरे वक्त में कोई किसी के साथ खड़ा नहीं होता। मैं करण जौहर को इस बात के लिए पूरी तरह सपोर्ट करता हूं, क्योंकि करण जौहर ही एक आदमी है जो ऑन कैमरा यह कहता है कि बॉलीवुड में कोई किसी का दोस्त नहीं है। बॉलीवुड में सब पीछे दुश्मन है, सामने दोस्त है। ये बॉलीवुड एकदम फेक जगह है, यहां सब लोग फ्रॉड्स हैं। तो अगर सैफ को बुढ़ापे में आकर ये पता चला है तो ये बिल्कुल गलत है। सैफ को पहले दिन से पता होना चाहिए था कि बॉलीवुड में कोई किसी का दोस्त नहीं है। अजय देवगन पाकिस्तान के क्रिकेटर शाहिद आफरीदी के साथ बातें कर रहा है, हंस रहा है, मजाक कर रहा है, हाथ मिला रहा है, और अब ये वीडियो वायरल हो रहा है। बहुत सारे लोग हैं जो इस वीडियो को देखकर बहुत ही नाराज हैं। उनका कहना यह है कि अजय देवगन एक ट्रेटर है। अजय देवगन की किसी भी फिल्म को इंडियन पब्लिक ने नहीं देखना चाहिए। जनता को अजय देवगन की सभी फिल्मों का बायकॉट करना चाहिए। हालांकि हकीकत यह है कि अजय के वाकई ही ऐसे कारनामे हैं कि जनता को उसकी फिल्मों का बायकॉट करना चाहिए, क्योंकि ये भाई पान भी बेचता है, तंबाकू भी बेचता है, गुटखा भी बेचता है। ये कहता है कि पब्लिक भाड़ में जाए, जो मेरी मर्जी में आएगा मैं वो करूंगा। लेकिन हकीकत यह है कि शाहिद आफरीदी के साथ वो अजय का वीडियो नया नहीं है, बल्कि पिछले साल का है। अजय एक क्रिकेट टीम का ओनर है और पिछले साल जब लंदन में मैच हो रहे थे तो उसी वक्त अजय शाहिद से मिला था और ये वीडियो उसी वक्त का है। जब स्मृति ईरानी राजनेता थी तो बहुत ही ड्रामा किया करती थी, बहुत ही चिल्लाया करती थी, सभी कांग्रेसियों को गालियां दिया करती थी। लेकिन अब बीजेपी में इस औरत की कोई भी वैल्यू नहीं रही। बीजेपी ने इस औरत को पूरी तरह भुला दिया है। यही वजह है कि बेचारी मुंबई वापसी आ गई है और फिर से सीरियल करने लगी है, तो अब इसको कांग्रेस याद आने लगी। अब स्मृति ईरानी ने कहा है कि मेरे जो फादर हैं वो हमेशा से ही कांग्रेसी रहे हैं, मैं बीजेपी में थी, ये अलग बात है। मैडम जी, आपके फादर भले ही कांग्रेसी रहे हो, आपकी मदर भी भले ही कांग्रेसी रही हो, लेकिन कांग्रेस में किसी को भी आपकी जरूरत नहीं है।
अब कांग्रेस में आपको कोई भी भाव देने वाला नहीं है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस वाले आपको बुला लेंगे, कांग्रेस वाले आपको कांग्रेस में ले लेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि आप इतना ड्रामा कर चुकी कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। आपने राहुल और प्रियंका को इतनी गालियां दी जिसकी कोई गिनती नहीं है। तो अब ये सपने देखना बिल्कुल बंद कर दीजिए। कांग्रेस में आपको कोई लेने वाला नहीं है। समझ रही हो कि नहीं समझ रही हो? कसम राजस्थान के उस काले हिरन की जो अपनी जिंदगी से बहुत ज्यादा परेशान था, जिसको किसी ने नहीं मारा था, जिसने खुदकुशी कर ली थी। बॉलीवुड वाले कुछ भी डिस्कशन करना शुरू कर देते हैं, और जो मीडिया वाले हैं वो इतने बड़े लुक्के हैं कि उनको तो ABCD पता है ही नहीं। वो तो कुछ भी लिखते हैं, कुछ भी कहते हैं। अब बहुत सारे मीडिया वाले और बहुत सारे बॉलीवुड वाले ये डिस्कशन कर रहे हैं कि मोहित सूरी अच्छा डायरेक्टर है या संदीप वांगा रेड्डी अच्छा डायरेक्टर है। मेरी समझ में ये नहीं आता कि कोई भी आदमी जिसको 5% भी फिल्मों के बारे में पता है, वो इन दोनों डायरेक्टरों को एक दूसरे से कंपेयर कैसे कर सकता है? अरे भाई, संदीप वांगा रेड्डी वो है जो अपनी ओरिजिनल फिल्म बनाता है। वो उसकी फिल्म किसी को पसंद आए या ना आए, ये बिल्कुल अलग बात है, लेकिन संदीप की हर फिल्म ओरिजिनल फिल्म होती है, जबकि मोहित की हर फिल्म किसी ना किसी कोरियन फिल्म की कॉपी होती है। तो एक आदमी जो ओरिजिनल फिल्म बनाता है और एक आदमी जो सिर्फ कॉपी मास्टर है, सिर्फ कॉपी करता है, उन दो डायरेक्टरों को कंपेयर आप कैसे कर सकते हो? क्या तुक है इस बात का? कुछ तो मर्यादा रखो यार, कुछ तो खौफ खाओ भाई साहब। एलविश उर्फ विश यादव ने अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि मेरे जीवन पर एक फिल्म बननी चाहिए। बताओ साला, क्या क्या सुनना पड़ेगा, क्या क्या देखना पड़ेगा एक ही जीवन में, कैसे कैसे चूतियों को सुनना पड़ेगा, इसके ऊपर फिल्म बननी चाहिए। बताओ। मैं सोचता हूँ कि मेरे ऊपर एक मूवी बननी चाहिए, और मैं अभी ना बॉलीवुड में से किसी को ढूंढ रहा हूँ जो मेरी बायोग्राफी में जो मेरा रोल प्ले करे। अरे के ख्वाब तो औकात के अनुसार देख ले। इसने कहा कि मैं बॉलीवुड के एक ऐसे एक्टर को ढूंढ रहा हूं जो मेरी बायोग्राफी में काम करे, और मेरी बायोग्राफी बहुत ही कामयाब रहेगी। मेरी बायोग्राफी को पूरी दुनिया देखना चाहती है। क्या ही बोले, अब हम क्या ही बोले भाई, हम ही क्या, आप भी क्या ही बोलोगे इस चूते की बातें सुन के। ओ भाई साहब, औकात में रे भाई साहब, औकात में रे। ये कभी टीवी वाले तुमको अपने शो में बुला लेते हैं, कभी MTV वाले अपने शो में तुमको बुला लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बहुत बड़े सुपरस्टार हो। तुम लुक्खे हो, तुम चूतिया थे, चूतिया हो, चूतिया रहोगे। तुम्हारे जीवन पे फिल्म अगर बनेगी तो तुम्हारे घर वाले भी नहीं देखेंगे, बाकी की तो बात ही छोड़ दीजिए। हम सभी जानते हैं कि बहुत सारे लोगों को सैयारा बहुत पसंद आ रही है, सैयारा को बहुत सारे लोग प्रेज कर रहे हैं, लेकिन ऐसे भी बहुत लोग हैं जो सैयारा को भर भर कर गालियां दे रहे हैं। ऐसे भी बहुत लोग हैं जो सैयारा की बहुत ज्यादा बुराई कर रहे हैं। मैं आपको ये बताऊं, मैं हमेशा ही कहता हूं कि कोई भी फिल्म 100% सबको पसंद नहीं आ सकती। कोई फिल्म 40% लोगों को पसंद आती है, कोई 50% लोगों को पसंद आती है, कोई 60% लोगों को पसंद आती है। दुनिया की किसी भी फिल्म को 80% लोग पसंद नहीं करते। अगर किसी फिल्म को 80% लोग पसंद करे तो उस फिल्म को ब्लॉकबस्टर होने से कोई रोक नहीं सकता। तो सैयारा की तारीफ हो रही है, ये तो आपने देख लिया है, लेकिन सैयारा को गालियां कैसे पड़ रही है ये भी जरा देख लीजिए। मैंने तुम सबको यहाँ पे सैयारा मूवी का प्रमोशन करने के लिए बुलाया। अरे मूवी में तो ऐसे ही एक्टिंग है, असली एक्टिंग तो तुम लोगों को करनी है। तुम्हें बेहोश होके गिर जाना है, चक्कर आ गए तुम्हें, ठीक है, सांसें फूल रही हैं, तुम्हारे एक्स की याद आ रही है तुम्हें। अरे मैडम क्या हुआ? मैडम पॉपकॉर्न का रुपए दे दो। राहुल को बुला दो, मेरा राहुल जी। गोलू भी आपको सैयारा मूवी देखे कैसा लगा? ये वाली? हाँ ये वाली है। एक सेकंड देखो। ये है आगे एक्स की याद नहीं तो फिर रोक रहे हो भाई? 250 रुपए की यार, आज की तो कुछ दिन पहले ही देखी थी, झाटू मूवी है भाई। लेकिन क्योंकि गालियां देने वाले कम हैं और पसंद करने वाले ज्यादा हैं, यही वजह है कि सैयारा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सैयारा बढ़िया बिजनेस कर रही है, करती रहेगी, और सैयारा एक ब्लॉकबस्टर फिल्म है। तेलुगु फिल्मों के काले पीले बटले एक्टर जूनियर NTR और ऋतिक रोशन की एक फिल्म आ रही है जिसका नाम है वार 2। इस फिल्म का आज ट्रेलर रिलीज हो गया है। इस ट्रेलर को देखकर मैं ये कह सकता हूं कि जो वार 1 में था वही वार 2 में है।
जो पठान में था वही वार 2 में है। यह फिल्म तकरीबन 400 करोड़ रुपए की है, लेकिन इस फिल्म का वीएफएक्स भी बढ़िया नहीं है। इस ट्रेलर को देखकर कोई भी कह सकता है कि इस फिल्म की सिर्फ 20% शूटिंग ही रियल की गई है, 80% फिल्म स्टूडियो में बैठकर बनाई गई है, जैसे कि गेम बनाए जाते हैं। इस फिल्म का डायरेक्टर है अयान मुखर्जी, जिसने अब तक सिर्फ रोमांटिक फिल्में बनाई है। यह उसकी पहली एक्शन फिल्म है। तो उस भाई ने सिर्फ वही किया है जो सिद्धार्थ आनंद किया करता है। सिद्धार्थ आनंद भी कॉपी मास्टर है, उसको भी ओरिजिनल फिल्म बनानी नहीं आती। वो भी भाई साहब दुनिया भर की बड़ी बड़ी फिल्मों से बड़े बड़े एक्शन सीन कॉपी करता है और फिल्म बनाता है। वही अयान मुखर्जी ने किया है। वार 2 में ऐसा एक भी सीन नहीं है जिसको देखकर आप ये कहोगे कि ये तो नया है, ये तो आपने पहले नहीं देखा। हर सीन वो है जो आप पहले देख चुके हो, या किसी इंग्लिश फिल्म में, या वॉर में, या शाहरुख खान की फिल्म पठान में, या जॉन अब्राहम की किसी फिल्म में, या विद्युत जम्वाल की किसी फिल्म में। फिल्म को थर्सडे को रिलीज किया जा रहा है। जाहिर सी बात है, बड़ी फिल्म है, ओपनिंग तो मिलनी है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि बस ये फिल्म सिर्फ संडे तक चलेगी, मंडे फिल्म बैठ जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। इस फिल्म का सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है जूनियर एनटीआर यानी कि लिंगू भाई। इस लिंगू भाई ने इतनी घटिया एक्टिंग की है इस फिल्म में जिसकी कोई इंतहा नहीं। भाई साहब, अगर ट्रेलर में ही आप इसके एक्सप्रेशन देखोगे तो आप कहोगे कि ये कर क्या रहा है, इसको एक्टिंग नहीं आती क्या? अगर इसको एक्टिंग नहीं आती तो इसने फिल्म की क्यों है? और इस भाई साहब की हाइट तो आपको पता ही है, जब ऋतिक के सामने आता है तो यहां तक नजर आता है। अरे भाई साहब, ऋतिक तुमसे इतना लंबा था तो तुमने अपनी बेइज्जती क्यों कराई? तुमने इस फिल्म में काम ही क्यों किया यार? हालांकि आदि चोपड़ा ने लिंगू को इस फिल्म में इसलिए लिया है क्योंकि आदि को यह यकीन है कि लिंगू का तेलुगु दर्शकों में बहुत अच्छा क्रेज है और लिंगू की वजह से वार 2 तेलुगु में भी बहुत बड़ी ओपनिंग लेगी। लेकिन मुझे लगता है कि यह पॉसिबल नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि इस फिल्म का सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है लिंगू। मेरे ख्याल में अगर लिंगू की जगह टाइगर श्रॉफ होता तो बेहतर होता, फिल्म बढ़िया ओपनिंग लेती और शायद फिल्म ज्यादा पसंद आती लोगों को। फिल्म देखने की तो बात ही छोड़ दीजिए, मैं ट्रेलर देखकर ही यह कह सकता हूं कि इस फिल्म में कुछ भी नया नहीं है। इस फिल्म में कहानी तो बिल्कुल नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि किसी को भी इस फिल्म को देखना चाहिए। अगर इसके बावजूद भी आप अपना टाइम खराब करना चाहते हो, अपने पैसे बर्बाद करना चाहते हो और आप फिल्म को देखना चाहते ही हो तो आप जरूर देखो। मेरे घर से क्या जा रहा है भाई साहब? ये तो आप सभी जानते हैं कि हिंदुस्तान में आज की तारीख में हर किसी को पॉडकास्ट करना है। ऐसा कोई नहीं है जिसको पॉडकास्ट नहीं करना है। लेकिन सबसे बढ़िया पॉडकास्ट है अमिताभ बच्चन साहब की नाती नाव्या का। इस बेचारी लड़की के पॉडकास्ट में बाहर से तो कोई आता नहीं है, तो खुद की फैमिली के लोगों को बैठाती है, नानी को, माँ को, भाई को, और खुद का पॉडकास्ट करती है। खुद ही बनाती है, खुद ही देखती है, खुद ही एंजॉय करती है। ये कमाल का पॉडकास्ट है। That's how it used to be. No, I get that a lot. I get that a lot. Oh. People always like, oh, you should become an actress. I mean, I'm not Chita, praising myself. but you I'm know what just she's saying. trying to say. I'm trying to say that. What the hell, Navya? अच्छा, कमाल ये है कि पॉडकास्ट के नाम पर अपने ही फैमिली वालों को रोस्ट करती रहती है, अपनी ही फैमिली वालों के बीच में झगड़ा भी कराती रहती है क्योंकि इसको तो पॉडकास्ट करना है, इसको तो फेमस होना है। बेचारी को कोई लॉन्च कर नहीं रहा। अगर कोई किसी फिल्म में लॉन्च कर दे तो इसका ये शौक पूरा हो जाए फेमस होने का, लेकिन वो भी कोई नहीं कर रहा है। नाव्या के साथ ठीक नहीं हो रहा है। नंगी पुंगी आंटी मलाइका अरोरा को तो आप सभी जानते हैं, कितनी बेशरम है ये भी आप अच्छी तरह जानते हैं। अब इस मैडम ने एक पॉडकास्ट किया अपने बेटे के साथ। ये भी वही हाल है, इनके पॉडकास्ट में कोई और आता नहीं है, खुद ही बैठ के पॉडकास्ट करते हैं। तो मां ने बेटे से पूछा कि तुमने अपनी जिंदगी का पहला कब किया था? इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि बॉलीवुड वाले कितने नंगे हैं, कितने बड़े बेशरम हैं। इनको 1% भी शर्म नहीं है। बताइए, अपने बेटे से पूछ रही है कि तूने अपने जीवन का पहला कब किया था और किसके साथ किया था? इससे ज्यादा बेशर्मी कोई कर सकता है क्या? इससे ज्यादा बेशर्मी हो सकती है क्या? अरे बूढ़ी आंटी, आप बूढ़ी हो गई हो, कुछ तो शर्म कीजिए, कुछ तो मर्यादा रखिए, कुछ तो लिहाज कीजिए। हालांकि यह खबर बॉलीवुड से नहीं है, लेकिन आप सभी लोगों के लिए अच्छी खबर है। अगर आप में से कोई भी दुबई जाता है तो आपको यह याद रखना है कि दुबई में जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बसेस हैं उनमें वाईफाई फ्री है। और भाई साहब, वाईफाई ऐसा वैसा नहीं, 5G वाईफाई फ्री है। तो आप बस में बैठिए,
कुछ भी देखिए, यूट्यूब पर, ट्विटर पर, कहीं भी 5G का मजा लीजिए। इसे कहते हैं भाई साहब फैसिलिटी। इंडिया में कभी ऐसा होगा? अब से 200 साल तक तो नहीं होगा, उसके बाद कुछ होगा मुझे पता नहीं। जब मैं किसी भी फिल्म का रिव्यू करता हूं तो उस रिव्यू को बहुत सारे लोग पसंद करते हैं, बहुत सारे लोग नापसंद करते हैं, लेकिन मेरा जो रिव्यू है वो लोगों को पसंद आया नहीं आया मैं ये चेक करता रहता हूं। आप जरा ये वीडियो देखिए। ये आप देखिए मेरे रिव्यूज। मेरा हर वीडियो तकरीबन 92% लोग पसंद करते हैं। जो मेरा सैयारा का रिव्यू है वो भी तकरीबन 92% लोगों ने पसंद किया है। मतलब मेरे रिव्यू से एग्री हैं 92% लोग। तो बस मैं रिव्यू इन्हीं लोगों के लिए करता हूं। मैं सच्चे रिव्यू इन्हीं के लिए देता हूं। मुझे बाकी लोगों से फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या कहते हैं क्या नहीं कहते। मेरा जो वीडियो आता है पोल खोल, उसको तकरीबन 92% या 93% लोग पसंद करते हैं, यानी कि बहुत लोगों को पसंद आता है। और जो मेरा रिव्यू है सैयारा का, वो भी तकरीबन 92% लोगों ने पसंद किया। इसका मतलब ये है कि जो मेरा रिव्यू है वो 100% करेक्ट है, क्योंकि अगर किसी रिव्यू को 92% लोग पसंद कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो बिल्कुल परफेक्ट रिव्यू है। और मैं इस बात को लेकर बहुत खुश हूं कि मेरा रिव्यू इतने लोगों को पसंद आया। मैंने एक सही रिव्यू दिया, क्योंकि मैं जो रिव्यू देता हूं मैं इन्हीं लोगों के लिए देता हूं जो मेरा रिव्यू देखते हैं, मेरे रिव्यू पर यकीन करते हैं। और तकरीबन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे रिव्यू को देखकर ही किसी फिल्म को देखते हैं। तो जो लोग भी मेरे वीडियोस देखते हैं, मेरे वीडियोस पसंद करते हैं, उन सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। सरकार ने एक बहुत अच्छा काम कर दिया है, कमाल का काम कर दिया है। जितने भी ऐसे ऐप्स चल रहे थे जो सॉफ्ट दिखा रहे थे, उन सबको बैन कर दिया है। और उन्हीं में से है उल्लू एकता कपूर का ऑल्ट। आप अंदाजा लगाइए, एकता कपूर इतनी भूखी है, इतनी नंगी है कि अगर ये सॉफ्ट ना बनाए तो इसको ऐसा लगता है कि इसका घर नहीं चलेगा। आप अंदाजा लगाइए, ये औरत वो है जो सॉफ्ट बनाकर पैसे कमाती है घर चलाने के लिए, और इसके बावजूद कुछ नेताओं ने चक्कर चलाकर भाई साहब इसको पद्मश्री भी दिला दिया था। बताइए, ऑल्ट चलाने के लिए इसको पद्मश्री मिला था, वही ऑल्ट जिसको सरकार ने बैन कर दिया है। तो मैं हाथ जोड़कर मोदी जी को, अमित शाह जी को थैंक यू कहता हूं कि उन्होंने एक इतना अच्छा काम किया, इन सभी घटिया ऐप्स को बैन कर दिया है। और मैं मोदी जी, अमित शाह जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि एकता कपूर का वो पद्मश्री वापसी लिया जाना चाहिए, और उन लोगों की भी इंक्वायरी होनी चाहिए कि वो कौन लोग थे जिन्होंने एकता कपूर जैसी औरत को पद्मश्री के लिए नॉमिनेट किया था। वो कौन लोग थे जिन्होंने इतना घटिया काम किया था। इन सभी लोगों को जेल होनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपने मेरा वीडियो देखा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, बिल्कुल मत भूलना भाई साहब। लाइक तो करना ही करना है, और कमेंट्स करके जरूर बताना कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद। सत्यमेव जयते।